बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकास अमेरिका से लौटा तो ख़ानदान की हर लड़की उसके पीछे आशिक हो गई। वो बहुत खूबसूरत था और बहुत अमीर भी, पर वकास को ख़ानदान की सबसे बदसूरत लड़की नगमा से मोहब्बत हो गई। वो पर्दा करती थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने वकास को बताया कि नगमा के लड़कों से चक्कर है, पर वो ना माना। तो मैंने नगमा को बहाने से घर बुलाया और एक लड़की के साथ कमरे में बंद करके बदकारी की तहमत लगा दी। नगमा बदनाम हो गई। वकास ने भी उसे छोड़ दिया, पर मैं हैरान रह गई जब मुझे मुस्कुराकर देखने लगी और बोली, तुमसे मेरा बदला मेरा रब लेगा। ये कहते ही वो चली गई। कुछ दिन ही गुजरे थे कि कुदरत के बदले ने मेरी दुनिया हिला दी। मेरा नाम हुमा सुदैस है। मैंने जब दुनिया में आँख खोली तो मेरी माँ ने आंखें बंद कर ली थी। मेरी पैदाइश पर अम्मा दुनिया से चली गई, तो जिस तरह मैं अकेली दुनिया में आई थी वैसे ही अकेली रह गई। मेरे अब्बा को मेरी अम्मा से कभी मोहब्बत थी ही नहीं, सो अम्मा के जाने का उनको ज़्यादा गम भी नहीं था, बल्कि 2 हफ्ते बाद वो नई बीवी ले आए। मुझे अम्मा ने पप्पू के रहमो करम पर छोड़ दिया था, जो अपने मियाँ और बच्चों समेत हमारे ही घर में रहती थी। उन्हें मुझसे कुछ खास उनसियत नहीं थी, लेकिन मेरे अब्बा और दादा को दिखाने के लिए वो झूठ मूठ का प्यार दिखाया करती थी। मुझसे माँ जैसी मोहब्बत किसी को थी तो वो मेरी ताई थी। उनका एक ही बेटा था, वकास, और बेटी उन्होंने मुझे मान रखा था। नाम पप्पू का था कि वो मुझे पाल रही हैं, लेकिन मुझ पर सारी मेहनत ताई कर रही थी। मेरे अब्बा को तो याद भी नहीं था कि उनकी कोई बेटी भी है। वो अपनी ज़िंदगी में मगन थे। अपनी नई बीवी के पल्लू से बंधे वो सारी दुनिया को ही भूले हुए थे। मैं ताई के ही साए परवान चढ़ रही थी। अभी मैं सिर्फ 6 बरस की थी जब ताया, जो कि अमेरिका में काम के सिलसिले में रहते थे, उन्होंने वकास और ताई का वीज़ा भेज दिया था। ताई के जाने का सुनकर मैं छुप छुप कर रोती रही थी। एक वही तो थी जो मेरा ख्याल रखती थी और मुझसे ऐसी मोहब्बत करती थी जैसे मेरी सगी माँ हो। लेकिन शायद मेरी किस्मत में लिखा जा चुका था कि माँ का प्यार किसी भी सूरत में नहीं मिलना। इसीलिए सगी माँ के बाद ताई भी मुझसे दूर हो गई। ताई चली गई तो एक बार फिर मैं फुप्पो के रहमो करम पर थी। फुप्पो बहुत जालिम थी। मेरी ज़रा सी बात पर भी वो मुझे यूँ मारती थी जैसे मैंने कोई बहुत गलत बात कह दी हो, और अपने बच्चों की बदतमीजी पर भी वो फख्र से हंसती थी। बहुत छोटी सी उम्र में मेरे अंदर एहसास कमतरी पैदा हो गया था, क्योंकि मुझे कभी भी वो प्यार नहीं मिला था जो मेरी उम्र के बच्चों को मिलता है या पप्पो के बच्चों को मिलता था। मैं एक भोली सी बच्ची, जिसे खाना मिलता तो खा लेती थी, ना मिलता तो पेट पर हाथ रखे बस खामोशी से रोती रहती थी। बहुत जल्दी मैंने जान लिया था कि अपने लिए ज़िंदगी खुद बनानी पड़ती है। मुझ जैसे बच्चे जिनके पास माँ हो ना बाप हो, तो उनको लाजमी खुद के लिए खुद कुछ करना पड़ता है, वरना दुनिया कच्चा खा जाती है। मैंने खुद के लिए जीना शुरू किया, और शुरुआत 10 साल की उम्र में तब की जब पप्पू ने मुझे खाना देने से इनकार कर दिया। ये कह कर के खाना खत्म हो चुका है। मैंने पप्पू के पर्स से पैसे चोरी करके दुकान से जाकर फास्ट फूड खा लिया था। पैसे गुम हुए तो पप्पू ने मुझे बहुत मारा, लेकिन मेरा पेट भरा हुआ था, इसीलिए मुझे मार से फर्क नहीं पड़ता था। मेरे लिए खाना हर चीज़ से अहम हो गया था, क्योंकि मुझे मेरे अपने ही घर में खाना मांगने या खाने के वक्त पर नहीं मिलता था, और मजबूरन मैंने चोरी करनी शुरू कर दी थी। बाद में मेरे लिए खाना नहीं बचता था, इसीलिए मैंने सबके खाने से पहले अपने लिए निकालना शुरू कर दिया। मुझे मेरे अपनों ने चोर बना दिया था। मेरे अंदर का खैर शर में बदलता जा रहा। मैं 12 साल की थी जब एक कार एक्सीडेंट में अब्बा और उनकी दूसरी बीवी का इंतकाल हो गया। कोई समझ सकता होगा इस सिचुएशन को, जब एक 12 साल की लड़की अपने बाप की मौत पर मुस्कुरा रही थी। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था कि वो मर चुके हैं, बल्कि मेरे लिए तो अम्मा के साथ ही मर गए थे। इतनी सी उम्र में इतनी बेहिसी बेहद खतरनाक थी जितनी मेरे अंदर आ चुकी थी। बाप की मौत पर थोड़ा बहुत जो दुख होना चाहिए था, उसका 1% भी मुझे महसूस नहीं हुआ था, बल्कि मुझे खुशी थी, सुकून था अब्बा के मरने का। वो मेरे लिए बाप बनकर दिखाते तो मैं भी उनकी मैयत पर बेटी बनकर रोती। रगों में बहते खून के सिवा हम दोनों का एक दूसरे से कोई वास्ता न था। अब्बा मर गए तो ताया ताई पाकिस्तान आए थे। ताई के सीने से लगी मैं बैठी रो रही थी। मैं उनसे दूर नहीं होना चाहती थी, लेकिन उन्हें फिर वापस जाना था। अब्बा की मौत पर वो चंद दिन के लिए आए थे, और जब ताई चली गई तो मैंने शिद्दत से दुआ की थी कि काश कोई और भी मर जाए घर में, तो ताई फिर से आ जाए। हर गुजरते दिन के साथ साथ मेरा दिमाग और सोच बहुत अजीब सी होती जा रही थी। मैं ऐसी सोचों को नॉर्मल आदमी की सोचें नहीं समझ सकती थी, क्योंकि मरने मारने की बातें कम अज़ कम मेरी उम्र के बच्चे नहीं सोचते होंगे। मैं जज्बाती तौर पर इतनी अकेली हो गई थी कि मैं सुबह और शाम दादा के मरने की दुआएं करने लगी थी, लेकिन दादा चाको चौबंद से फिरते रहते थे। मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही थी। मुझे ताई की ममता फिर मुयस्सर नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ पप्पू ने मेरे अब्बा के घर को अपनी मलकियत समझना शुरू कर दिया था, और अपने ससुराल वालों को भी वहीं बुला लिया था।
پھپھو نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، لیکن ان کا شوہر غریب تو تھا ہی، ساتھ ہی ایک نمبر کا کامچور انسان بھی نکلا تھا جس کا محنت سے جی گھبراتا تھا۔ پھپھو عیش و آرام میں پلی بڑی تھی، سو شادی تو کر لی، لیکن غریبی کو جھیل نہیں سکی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ میرے ابا کے گھر میں میری پیدائش سے پہلے ہی شفٹ ہو گئی تھی۔ ان کے دونوں بچے ماہین اور سعدیہ بھی ہمارے ہی گھر میں پیدا ہوئی تھی، اور ابا کی موت کے بعد انہوں نے اپنی ساس اور اس کی طلاق یافتہ نند، جس کی گود میں ایک چھوٹی بیٹی تھی، اس کو بھی ہمارے گھر ہی بلا لیا تھا۔ میرے لیے جگہ نہیں تھی اور پھپھو کے رشتہ دار بھر بھر کر آ رہے تھے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاؤں، اتنا دور جتنا دور تائی تھی، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ پھپھو خود جیسی بھی تھی، لیکن ان کے سسرال والے ان سے کم از کم اچھے ہی تھے، اسی لیے مجھے ان سے دشمنی پالنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی، ورنہ سوچ لیا تھا کہ ہر ایک کو کڑک سا جواب دوں گی۔ زندگی کے 2-4 برس ایسے ہی گزرے تو ایک شام دادا کے کمرے سے 50,000 روپے غائب ہو گئے، اور چونکہ اس گھر میں ایک انچہا فرد میں ہی تھی تو مجھ پر الزام ڈال دیا گیا۔ میں تو سب کو دیکھ کر ہی رہ گئی، کیونکہ پیسوں کی چوری میں نے آج تک نہیں کی تھی، لیکن اس کا الزام بھی مجھ پر لگا کر مجھے اکسایا جا رہا تھا کہ میں آئندہ یہ بھی کر گزروں۔ میں نے لاکھ کہا کہ پیسے میں نے نہیں چرائے، 15 سال کی عمر میں مجھے اتنے پیسوں کی کیا ضرورت تھی، جبکہ میں اسکول جاتی تھی نہ گھر سے باہر، لیکن میری کسی نے سنی ہی نہیں تھی، یہاں تک کہ دادا نے بھی نہیں، اور مجھے مجرم ٹھہرا دیا گیا تھا۔ میرے کمرے کو اتل پتل کر کے تلاشی لی گئی، لیکن کچھ نہ ملا، پھر بھی سب یہی کہہ رہے تھے کہ میں بتاؤں کہ میں نے پیسوں کا کیا کیا۔ ان دنوں جس تکلیف سے میں گزری تھی، کوئی اور گزرتا تو مر ہی جاتا۔ جن پیسوں کا الزام مجھ پر لگایا گیا تھا وہ پھپھو کی ساس کے پرس سے نکلے تو سب کو سانپ سونگ گیا تھا۔ جب میری بات تھی تو سب اچھل رہے تھے، پھر چپ ہو گئے تھے۔ میں دل کے کسی خانے میں ان سب کو اپنا مانتی تھی۔ مجھے کسی سے محبت تھی تو وہ صرف تائی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ تائی کسی طرح چند دن کے لیے آ جائے، لیکن اتنی دور سے بغیر کسی وجہ کے وہ آ نہیں سکتی تھی، اور سب سے بڑی وجہ موت تھی جس پر وہ آ سکتی تھی۔ 15 سال کی عمر میں میرا وہ فیصلہ جس نے مجھے کبھی گلٹ نہیں دلایا وہ موت کا تھا۔ میری موت نہیں، بلکہ اس انسان کی موت جس کا ہونا نہ ہونا میرے لیے برابر تھا۔ تو وہ کیوں جیتا زیادہ دیر؟ جس انسان کی موت کا ذکر میں کر رہی ہوں وہ دادا تھے، بہت جی لیے تھے وہ، اور ویسے بھی اب ان کے جانے کا ہی وقت تھا، تو کیا فرق پڑتا تھا کہ میرے ہاتھوں سے جاتے یا طبعی موت مر جاتے۔ میں بہت بے رحم اور شفاق ہوتی جا رہی تھی، اور یہ سب میرے دادا، پھپھو اور میرے ابا کی ہی تو مہربانیاں تھیں، تو ان کو بھگتنا بھی پڑنا تھا۔ دادا کو شوگر تھا، میں نے انسولین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دادا رات کو تڑپتے سے سکتے چل بسے۔ ان کا مرا منہ دیکھ کر جانے کیوں مجھے بہت تسکین ملی تھی، اور جب تائی واپس آئے تو گویا میرے جسم میں جان آ گئی تھی۔ تائی 1 مہینے کے لیے آئی تھی، اور وہ 1 مہینہ میں تائی سے 1 سیکنڈ کے لیے بھی الگ نہیں ہوئی تھی۔ خوشیوں کی مدت بہت کم ہوتی ہے، وہ 1 مہینہ بھی جلدی ہی گزر گیا اور تائی واپس چلی گئی۔ میں انہیں اس بار یہ نہیں کہہ سکی تھی کہ مجھے ساتھ لے چلے۔ تائی کے جانے کے بعد کتنے دنوں تک میں یوں ہی بولائی سی پھرا کرتی تھی، جیسے اپنا بہت کچھ کھو دیا ہو۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور میں نے لڑکپن سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ میں جوان ہوئی تو پھپھو نے انگلیاں منہ میں دے دی، کیونکہ میں بے حد حسین تھی، اتنی حسین کہ میرے جیسا خاندان میں کوئی بھی نہیں تھا، اور یہی تو میرا پلس پوائنٹ تھا جس پر میں کرتی پھرتی تھی۔ اور کیوں نہ کرتی، میں نے اپنی زندگی اور قسمت خود بنائی تھی، ورنہ پھپھو تو مجھے بیچ کر کھا جاتی اور مجھے پتہ بھی نہ چلتا۔ پھپھو کی وجہ سے میں اسکول تو کبھی نہ جا سکی، لیکن میں نے سلائی کڑھائی اتنے اچھے سے سیکھ لی تھی کہ میرے بنائے کپڑے کسی بڑے ڈیزائنر کے کپڑے لگتے تھے۔ جب تک میں معصوم تھی میری مہارت کو لوگ استعمال کر رہے تھے، لیکن جوان ہوئی تو میں نے سب کو جوتے کی نوک پر رکھ دیا تھا۔ میرا ہنر صرف میرے کام کا تھا، اسی لیے میں نے اپنا کچھ اسٹارٹ کرنے کا سوچا، اور میں جانتی تھی کہ گھی سیدھے انگلی سے تو نکلے گا نہیں، اسی لیے میں نے ابا کی گاڑی بیچ دی، جو ان کے جانے کے بعد گیراج میں کھڑی رہتی تھی۔ گاڑی بکی تو پھپھو نے خوب واویلا کیا، لیکن میں نے ان سے زیادہ شور ڈالا تو وہ سہم گئی تھی۔ پھپھو اور ان کا خاندان مجھے اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ میں اب کسی کے دباؤ میں آنے والی معصوم بچی نہیں رہی، اسی لیے سب نے خود کو مجھ سے دور ہی رکھنے میں اپنی عافیت جانی۔ میں نے ابا کی گاڑی بیچ کر اپنا بوتیک شروع کر دیا۔ بہت مشکل تھا اس کام کو آگے بڑھانا، لیکن میں نے اس سے بھی مشکل کام کیے تھے۔ پھپھو کی بیٹیوں ماہین اور سعدیہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی میرے بزنس کو ٹھپ کروانے میں، لیکن شاید خدا کو مجھ پر ترس آ ہی گیا تھا، اسی لیے پھپھو اور پھپھو کی بیٹیوں کی لاکھ سازشوں کے باوجود بھی لوگوں کو میرا کام پسند آنا شروع ہو گیا تھا، اور میرا کاروبار اچھا چل نکلا تھا۔ میرا کاروبار بڑھا تو میرا اعتماد بھی بڑھا تھا،
जब फैशन वीक के लिए मुझे अप्रोच किया गया तो मानो मैं हवाओं में उड़ने लगी थी। ताई ने मुझे फ़ोन करके बहुत दुआएं दी थी और एक कामयाब फैशन शो करने के बाद तो गोया मेरी कामयाबी ने झंडे गाड़ दिए थे। मेरा एतमाद और रवाबित बड़े लोगों में हुए तो मैंने सबसे पहले फुप्पो को नाको चने चबवाने का सोचा था और जिस घर में हम सब रह रहे थे कोर्ट से क्लेम कर दिया था। फुप्पो के हिस्से में घर का जितना हिस्सा आया उसमें सारे टब्बर का रहना मुश्किल था, इसीलिए उनकी नंद और सास ससुर हमारे घर से कुछ दूर किराए के घर में मुंतकिल हो गए। मैंने किसी से रियायत नहीं की थी, लेकिन नगमा फिर भी मुझसे यूं मिलती जैसे मेरी सगी बहन हो। वो फुप्पो की नंद की बेटी थी जो मेरे बुटीक पर ही काम करती थी। उसका काम अच्छा था वरना कब का उसे निकाल देती, और दूसरा उसका बोलचाल और अखलाक इतना आला था कि कस्टमर उससे मुतासिर होकर बार बार आते थे। वो बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे अब अच्छे लोग अच्छे नहीं लगते थे। मैं उसे हर वक्त बेइज्जत करती और जलील करने का कोई मौका हाथ से न जाने देती, लेकिन वो मुस्कुराकर सब सह जाती थी। मैं उसे अपने पैर की जूती समझती थी, और समझती भी क्यों ना, वो मेरे सामने कुछ भी नहीं थी। कहाँ मैं हसीन व जमील और कहाँ वो सांवली रंगत की बदसूरत नामा। ऊपर से बड़ा सा दुपट्टा ओढ़कर पर्दा यूं करती थी जैसे बहुत हसीन हो और उसके हुस्न को नजर न लग जाए। मैं एक कामयाब बिजनेस वूमन बन चुकी थी और वहीं फुप्पो की बेटियां एक ही डिग्री लेने में सालों लगा चुकी थी। मैंने मेरा बुरा चाहने वालों को कामयाब होकर दिखाया तो उस कामयाबी ने मेरे अंदर के गुरूर में इजाफा कर दिया था। मैंने खुद को हमेशा सही समझना शुरू कर दिया। किसी की सुनना मानना तो दूर, मैं किसी को खातिर में भी लाना पसंद नहीं करती थी। उन्हीं दिनों सुना कि ताया और ताई हमेशा के लिए पाकिस्तान वापस आ रहे हैं अपने बेटे वकास के साथ। वकास से मेरी अच्छे हेलो आई थी, और होती भी क्यों ना, वो एक ऐसा मर्द था जिसे देखकर हर बार देखने की ख्वाहिश दिल में जन्म लेती थी। वो बेहद हैंडसम था, किसी फिल्मी हीरो की तरह या किसी मिस्री शहजादे जैसा। हंसमुख और जिंदा दिल सा वकास कब मेरे दिल में उतरा था मुझे खुद भी पता न लगा था। उसकी वजाहत, उसकी इमारत, उसका लबो लहजा, सभी उससे मोहब्बत करने पर इंसान को मजबूर कर देते थे, और मैं तो उस पर मर मिटी थी। और उससे मोहब्बत की एक दूसरी वजह भी थी मेरे पास, और वो ताई थी। मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही थी कि मैं ताई के साथ रहूं। मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई थी, लेकिन उसी सूरत पूरी हो सकती थी जब मैं उनकी बहू बन जाती, और फिर ताई का प्यार और आंचल हमेशा के लिए मुझे मिल जाता। मैंने कभी अपने माँ बाप को याद किया, ना उनके लिए रोई, लेकिन ताई को याद करके मैं जितना रोई थी सिर्फ मैं ही जानती थी। वकास के आने की खबर खानदान में जंगल की आग की तरह फैली थी, और उससे ज्यादा फुप्पो की माहीन और सादिया ने फलना फूलना शुरू कर दिया था। उनके पॉलर के चक्कर लगातार शुरू हो गए थे। खुद को चमकाने में वो दोनों एक दूसरे से आगे जाने की कोशिश कर रही थी ताकि वकास उन दोनों में से किसी एक को पसंद कर ले, और फुप्पो भी यही चाहती थी, और चाहती भी क्यों ना। एक तो बेपनाह हैंडसम, ऊपर से डॉलर्स कमाने वाला बेतहाशा अमीर था। वकास किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता था। माहीन और सादिया को एक दूसरे से वकास के लिए लड़ते मरते देखकर मुझे दिली तस्कीन मिल रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि वो दोनों जितना भी एक दूसरे से आगे जाने की कोशिश करें, वकास उन दोनों में से किसी को भी पसंद करने वाला नहीं था। मेरे होते हुए वकास क्या, किसी की भी नज़र कहीं और नहीं जा सकती थी। इसीलिए मैं मुतमईन सी वकास के आने का इंतजार कर रही थी, और आखिर वो दिन भी आया जब वकास को पाकिस्तान आना था। ताया ने फैसला किया कि वो बहुत उम्र परदेश में गुजार चुके हैं, अब बाकी जिंदगी अपने देश में गुजारेंगे। इसीलिए वो हमेशा के लिए पाकिस्तान आ रहे थे, और पाकिस्तान में ही अपना कारोबार शुरू करने वाले थे। फुप्पो, माहीन और सादिया घंटा भर पहले ही एयरपोर्ट पर उनके इंतजार में बैठ गई थी। मेरी मीटिंग थी तो मैं उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने नहीं जा सकी थी, मगर अपनी तरफ से मैंने फूल देकर नगमा को एयरपोर्ट पर भेज दिया था ताकि वकास को पता चले कि वो कितना स्पेशल है मेरे लिए। शाम को सारे काम निपटाने के बाद मैं घर गई तो ताई को देखकर मेरी आंखों में ना चाहते हुए भी आंसू आ गए थे। उनके गले लगकर उनकी याद में बहाए सारे आंसू मैंने उनके सीने से लगकर बहाए तो वो भी रोने लगी थी। जब भी वहां पर वकास चला आया, दोनों ही मलिका जज्बात हो यार, अब क्या पाकिस्तान में सैलाब लाना है, दोनों ने अपने आंसुओं से। वो मुस्कुराते हुए सामने बैठा तो मैं नम आंखों से उसे देखते गई और शिद्दत से खुदा से दुआ की कि वकास सिर्फ मेरा हो। मैंने बहुत कुछ खोया था अपनी जिंदगी में, वकास को खो नहीं सकती थी। तुम्हें क्या पता कितना याद किया है मैंने ताई को। हर पल मेरा दिल चाहा कि मेरे पंख होते और मैं उड़कर ताई के पास पहुंच जाती। मैंने माँ को कभी याद नहीं किया, लेकिन ताई को याद करना पड़ गया तो बहुत रोई थी मैं। तुम नहीं जानते बेटी के लिए माँ क्या होती है, और ताई मेरी माँ है। मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। मेरे अंदर की सफाक और बेरहम लड़की एक मासूम बच्ची में बदलने लगी थी
जो अपनी माँ से बिछड़ने पर बहुत रोती है। हम तीनों बातें ही कर रहे थे जब माहीन जूस का गिलास लिए कमरे में आ गई। तो इस लिहाज से वकास तुम्हारा भाई हुआ ना। वो हमारी बातें सुन चुकी थी और जानती थी कि मैं ताई को माँ कहती हूँ, इसीलिए मुझे देखकर मजे से बोली। तो मेरा दिल चाहा कि उसका सर तोड़ दूं इस बात पर, मगर मुझसे पहले वकास बोल उठा, सॉरी, मैं खूबसूरत लड़कियों को बहनें नहीं बनाता। वो शरारत से बोला था, मगर मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे थे। माहीन अपना समूह लेकर वापस चली गई थी और मैं कितनी ही देर तक बैठी वकास से गपशप करती रही थी। वकास के हर अंदाज से मुझे अपने लिए पसंदीदगी नजर आ रही थी। वो मुझे यूं देख और सुन रहा था जैसे बहुत अपनों को सुनते हैं, जिसको दिल के करीब मानते हैं। रात का खाना फुप्पो की तरफ था और मैं भी ताई के साथ फुप्पो की तरफ ही आ गई थी। माहीन और सादिया की तैयारी देखकर तो मुझे हंसी ही आ गई थी। वो दोनों लड़कियां कम और कोई और दूसरी मखलूक ज्यादा लग रही थी। वकास भी अपनी हंसी जब्त करने की कोशिश कर रहा था और मेरी तरफ देखकर उसने इशारा किया कि ये सब क्या है। तो मैंने उसे हौसले से सब देखने का कहा था। खाने की मेज पर वो दोनों बढ़ चढ़कर वकास की प्लेट भर रही थी। आप ये कबाब खाइए ना, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। बिरयानी खाएं, आप मेरे हाथों की है तो सब भूल जाएंगे। मैं इतने अच्छे कोफ्ते बनाती हूँ कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाते हैं। मेरे हाथ का मीठा खाइए, सारी उम्र मेरे हाथ का मीठा खाने की ख्वाहिश करेंगे फिर आप। सादिया और माहीन एक दूसरे से हर सबकत ले जाने में लगी हुई थी। मैं और वकास अपनी अपनी प्लेटों में सर झुकाए अपनी हंसी जब्त कर रहे थे। इतना तो वो भी समझ गया था कि चक्कर क्या है। ताया और ताई चुपचाप खाना खा रहे थे। फुप्पो भी माहीन और सादिया की तारीफें करते नहीं थक रही थी। जब मैंने फुप्पो की तरफ देखकर मजे लेते हुए कहा, फुप्पो ये सारे डिशेस नगमा के हाथों की मैं खा चुकी हूँ। अक्सर ही वो कुछ ना कुछ बनाकर बुटीक लाती है। शक्ल जैसी भी हो, लेकिन मैं ये तो मानती हूँ खाना बनाने में उसका कोई सानी नहीं है। आपने उसे अपनी कुक रख लिया है क्या? भांडा फूट जाने पर सादिया और माहीन मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी और फुप्पो तो पहलू बदल कर रह गई। नगमा कौन है कुलसूम? ताई ने फुप्पो को मुखातिब किया। तो चारों नाचार फुप्पो को बताना ही पड़ना था। मेरी नंद की बेटी है, करीब में ही रहती है, फिर तो उससे मिलना पड़ेगा। फुप्पो क्या कमाल का खाना बनाती है वो, सच्ची उसका इनाम तो बनता है। वकास को खाना बहुत अच्छा लगा था। उसने खुले दिल से तारीफ की तो माहीन और सादिया की सड़ी हुई शक्लें देखकर मैं मुस्कुरा दी थी। उन दोनों को नीचे दिखाकर मुझे बहुत खुशी मिली थी। वो दोनों इस काबिल तो नहीं थी कि मेरा मुकाबला करती, मगर करने की कोशिश कर रही थी। तो पहले ही राउंड में मैंने उन्हें आउट कर दिया था, ताई और वकास के आगे उनका भांडा फोड़कर। बाकी बची नगमा तो उसे कोई देखना ही पसंद नहीं करता था। उससे किसी भी लड़की को कोई खतरा नहीं हो सकता था, क्योंकि उसकी शक्ल ही ऐसी थी कि उसे कोई लड़का क्या लड़की भी पसंद न करती। वो आपसे नहीं मिलेगी, मेरा मतलब है हमारी वो कजन पर्दा करती है और किसी से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती। माहीन ने जल भून कर कहा था। मैं देख सकती थी कि नगमा जैसी से वो आज इनसिक्योर हो गई थी। उसके बाद खाने की मेज पर खामोशी रही थी। खाना खाकर जब हम वापस अपने पोर्शन में आए तो मेरा और वकास का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया था। ताई ने हमें डांटा भी कि किसी पर हंसना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम दोनों पेट पकड़े हंस हंस कर दोहरे हो गए थे। फुप्पो की जोकर बेटियां वकास के स्टैंडर्ड की तो बिल्कुल भी नहीं थी, जो उसे मुतासिर करने की कोशिश कर रही थी। मैंने उनकी विकेट गिरा दी थी, क्योंकि जहां मैं होती हूँ वहां कोई और हो ही नहीं सकता। मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत किसी में नहीं होती। मैं और वकास लॉन में बैठे काफी देर गपशप करते रहे थे। वकास ने मुझे अपनी जिंदगी का एक एक वाकया खोलकर बता दिया था। उसकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं थी, सिर्फ वाहिद मैं थी जो उसकी दोस्त थी। मुझे बहुत खुशी हुई थी जब उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड कहा था। मोहब्बत की शुरुआत दोस्ती से ही होती है ना, तो मुझे लगा वो शुरुआत हो चुकी थी। रात गए हम दोनों अपने अपने कमरों में चले गए। मैं सुबह जल्दी जागने की आदत थी, तो मैं अपनी बुटीक पर चली गई थी। वहां नगमा को देखकर मुझे रात वाला वाकया याद आया तो बेसाख्ता मुझे हंसी आ गई थी। मैंने नगमा से खाने का पूछा तो वो साफ मुकर गई थी कि उसने नहीं बनाया। वो खुद ज्यादा ही अच्छी थी। दिन का वक्त था जब आकाश मेरी बुटीक पर चला आया। उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी और मेरे अंदर फूल से खिलने लगे थे, ये सोचकर कि वो आकाश मेरे बगैर गुजारा कर ही नहीं सकता। इसीलिए जागते ही फौरन मेरे पास आ गया। हम दोनों बैठे बातें ही कर रहे थे जब नगमा वहां चली आई। मेरी बुटीक में लड़कियां ही काम करती थी, इसीलिए नगमा बुटीक में पर्दा नहीं करती थी। वो कुछ डिजाइन दिखाने के लिए मुझे जल्दी में ही मेरे ऑफिस आ गई थी, लेकिन वहां मेरे साथ वकास को बैठा देखकर सटपटा गई थी। वकास भी उसे देख चुका था और मेरी तरफ इस्तहामिया नजरों से देखा। नगमा जल्दी से बाहर चली गई थी। नगमा थी ये हमारी वो कजन जिसने रात को खाना बनाया था और नाम अपना चिपका दिया था उन दो चिपकू बहनों ने। मेरी बात पर जाने क्यों मुझे महसूस हुआ था कि वकास की आंखें रोशन हो गई हैं। फिर तो इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए था ना। इतना लजीज खाना इससे पहले मैंने नहीं खाया।
तुम्हें इससे खाना बनाना सीखना चाहिए ताकि मजे मजे के खाने बनाकर खिला सको। मैं जो उसकी रोशन आंखों पर खटकी थी, उसकी अगली बात पर बेसाख्ता मुस्कुरा दी। मुझे लगा वो जल्द ही मुझे प्रपोज करने वाला है, तभी तो चाहता है कि मैं उसके लिए खाना बनाना सीखूं। मैं हवाओं में उड़ने लगी थी। वो कुछ देर बैठकर चला गया। मैं उसके ख्यालों में बहुत दूर तक निकल आई थी। वो सारे दिन मेरे चेहरे से मुस्कान गायब नहीं हुई थी। सब मुलाजमीन से बात करते हुए भी मेरे लबो लहजे में अजीब सी सरशारी और खुशी थी। मेरा लहजा बहुत धीमा हो गया था। ये मोहब्बत भी कितनी मीठी होती है ना। जब होती है तो फिर लगता है किसी से नफरत ही नहीं है, और जब मिलने वाली होती है तो सारी दुनिया से मोहब्बत होने लगती है, जैसे मुझे होने लगी थी। मुझे उस दिन किसी की भी गलती पर गुस्सा नहीं आया था। मैंने नगमा से मुस्कुराकर बात की और उससे दरखास्त की कि मुझे बिल्कुल वैसा ही खाना बनाना सिखाए। मेरे अच्छे से बात करने पर वो अच्छी लड़की भी खुश हो गई थी। उन दिनों मेरे पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। मैं आसमानों में उड़ती फिर रही थी। रात दिन मुझे वकास के ख्वाब आने लगे थे। कई ख्वाब मैंने देखे जब मैं वकास की दुल्हन बन चुकी थी। मैंने अपने और वकास के छोटे छोटे बच्चे भी देखे, जिनके साथ एक मुकम्मल जिंदगी गुजारते हुए मैं बहुत खुश थी और उस ख्वाब से जागना ही नहीं चाहती थी। लेकिन ख्वाब तो टूटने के लिए होते हैं ना, सो मेरे ख्वाब भी टूट कर चकनाचूर हो गए। वकास ताया के साथ बिजनेस सेट करने में मसरूफ हो गया था, और मैं समझ सकती थी कि बिजनेस को शुरुआत से सेट करने पर इंसान कितना ख्वार होता है। मगर इतनी ख्वारी के बावजूद भी वो रोज एक बार मेरे ऑफिस जरूर आता था, और मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझने लगी थी। मैं खुश थी कि किसी एक इंसान के लिए तो खुदा ने मेरी सुन ली थी, जिसे मैंने चाहा था। इस बार उसे मुझसे खुदा ने छीना नहीं था। लेकिन मैं गलत थी, बहुत गलत। मेरी किस्मत में तो हमेशा की तरह अधूरा रह जाना ही लिखा था। तो ये कैसे हो सकता था कि मेरी मोहब्बत अधूरी ना रहती, मेरी मोहब्बत मुझे मिल जाती। वकास का कारोबार सेट हो गया तो वो एक दिन मेरे ऑफिस में आया था। वो बहुत खुश लग रहा था और मुझसे कुछ कहना चाहता था। मैं बहुत खुश थी, इतनी खुश कि जिसकी कोई हद नहीं हो सकती। मुझे लगा कि वो वक्त आ गया है जिसका मैं इतने अरसे से इंतजार कर रही थी। वो मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाला है। लेकिन जब वो बोला तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं फटी फटी निगाहों से उसे देखती जा रही थी, जिसके चेहरे से मुस्कुराहट जुदा होने का नाम नहीं ले रही थी। सर झुकाए वो मुस्कुराता हुआ बोलता चला जा रहा था, ये सोचे बगैर कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही होगी। उसने तो कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं था, और मैं पागलों की तरह उसे प्यार कर रही थी। मैं कितनी बड़ी गधी थी। वो तो बस मुझे एक दोस्त मानकर अपने दिल का हाल सुना रहा था, और मेरे पैरों तले जमीन ही नहीं रही थी। यार, मुझे नहीं लगा था कि पाकिस्तान आकर मुझे मोहब्बत हो जाएगी, लेकिन देखो हो गई। और हुई भी जिससे ना, तो सब सोचकर सोच में पड़ जाएंगे कि क्यों कोई उससे मोहब्बत करेगा। लेकिन मेरे दिल पर मेरा कंट्रोल नहीं रहा यार। मोहब्बत होना सूरत कहाँ देखती है, बस हो जाती है। और मुझे भी मोहब्बत हो गई नगमा से, पहली नजर में, बल्कि पहले लुकमे में। किसी ने सही कहा है, मर्द के दिल का रास्ता मैदे से होकर जाता है, और मेरा दिल नगमा ने ऐसा अपनी तरफ खींचा कि अब उसके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं लगता। वो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी है, इतनी अच्छी कि उसके बगैर जीना पड़ गया तो तुम्हारी कसम नहीं जी पाऊंगा। बहुत मोहब्बत करता हूं मैं नगमा से, अम्मा को बता दिया है, अब तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि अब तक तुम बहुत अहम इंसान रही हो मेरी जिंदगी में। तुम्हारी तो दोस्त भी है, एम्प्लॉय भी है, तो तुम उससे बात करो ना, मैं खुद कर लूं। मगर तुम्हें तो पता है कैसी है वो, मैं कहूंगा तो घबरा ना जाए कहीं। वो नहीं जानता था कि उस पल मैं किस कयामत से गुजर रही हूँ। बहुत कुछ सहकर भी मुझे इतनी अजियत कभी नहीं हुई थी जितनी उस लम्हे हो रही थी। मैं यहाँ भी मात खा गई थी। मेरे हुस्न की तौहीन इससे ज्यादा क्या होगी कि वकास मुझे छोड़कर एक बदसूरत लड़की पर दिल हार चुका था। मैं यकटुक उसे देखे जा रही थी और वो अपना मोहब्बतनामा सुना रहा था। मुझे ताई पर भी उस लम्हे बेपनाह गुस्सा आया था, जिन्होंने अपने बेटे के दिल का हाल जानकर मेरे दिल का हाल बताना उसे जरूरी नहीं समझा। वो तो सब जानती थी ना, फिर क्यों नहीं कहा वकास को कि मुझसे शादी कर ले। मैं जैसे अकेले पैदा हुई थी, आज फिर से अकेली ही रह गई थी। मेरा कोई नहीं था, यहाँ तक कि ताई भी मेरी नहीं थी, बल्कि सबसे बढ़कर दुश्मनी मेरे साथ किसी ने की थी तो वो ताई ही थी। मैंने उसी लम्हे उसी पल से ताई से बेपनाह नफरत की थी, इतनी नफरत जितनी मुझे मेरे बाप और दादा से थी। वकास अपनी सुनाकर चुप हुआ तो मैं खुद पर जब्त करते मुस्कुरा दी। मैं वो जज्बाती लड़की नहीं थी जो सुनकर फौरन रिएक्ट कर दे। मुझे वक्त दरकार था कुछ ऐसा करने के लिए जिससे सांप भी मर जाता और लाठी भी न टूटती। मैं मीटिंग का बहाना बनाकर फौरन वहां रूम से चली गई थी। शाम को मैं घर गई तो मेरा रुख ताई के कमरे की तरफ था। मैं ताई से जवाब चाहती थी कि मेरे दिल से वाकिफ होने के बावजूद मेरे लिए उन्होंने कोशिश क्यों नहीं की। अपनी माँ के सिवा कोई माँ नहीं होती, ये समझने में मुझे बहुत देर हो गई। ताई, आप मेरी सगी माँ होती तो मेरे लिए कोशिश करती,
लेकिन आप वकास की माँ थी और उसके कहने पर खुश हो गई और मुझे हमेशा की तरह रोता छोड़ दिया। आप मुझे रोता ही छोड़ जाती हैं ताई। मैं उनके सामने फट पड़ी थी। मैं खुद पर मजीद कंट्रोल नहीं रख सकी थी। मेरा बच्चा, मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। नहीं सुनने मुझे आपकी कोई भी बात आई। आप कितनी दोगली निकली ना, छोटी मोहब्बत का दिखावा करती रही। मुझे बेटी बेटी कहती आपका मुंह नहीं थकता था, तो मेरी खुशियों के लिए बोलते हुए आपका मुंह थक जाता है क्या? नहीं, आप मेरी माँ नहीं हैं, इसीलिए आपने मेरी परवाह नहीं की और आइंदा मुझे भी आपकी परवाह नहीं होगी। मुझे आपसे नफरत है ताई, शदीद नफरत। ताई की बात काट कर मैं इतने जोर से चिल्लाई थी कि वो हैरानी से मुझे देखती रही। मैं उन्हें हैरानी छोड़कर अपने कमरे में आ गई और रोती चली गई थी। कमरे की सारी चीजें मैंने तोड़ फोड़ डाली थी, मगर मेरे दिल को करार नहीं आ रहा था। ये सोचकर ही मैं कांटों पर लौट रही थी कि वो बदसूरत नगमा वकास की मोहब्बत थी। उफ, ये दर्द मुझसे बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा था। सुबह मैं उठी तो मेरी आंखें सूज कर लाल हो चुकी थी। ताई ने मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें नजरअंदाज करके ऑफिस चली आई। वकास भी ऑफिस ही चला आया था। तब तक मैं खुद को संभाल चुकी थी। उसकी सारी बातों पर मुस्कुराती रही। तुम नगमा से मोहब्बत करते हो तो एक बात तुम्हें जाननी चाहिए। मैं बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारा हक है कि ये तुम्हें पता हो। मैं नगमा को तुमसे ज्यादा जानती हूँ और इतने बरसों में उसे जैसा मैंने पाया है वो मैं तुम्हें साफ अल्फाज में बताना चाहूंगी। नगमा जो सादगी का मखौटा लगाए फिरती है वो वैसी ही है, लेकिन इतनी सादा भी नहीं है। अपनी शक्ल पर नकाब लगाकर वो पर्दा नहीं करती, बल्कि अपनी शक्ल छुपाने की कोशिश करती है। उन तमाम लड़कों से जिन्हें उसने अपनी आवाज की जादू में लट्टू किया होता है, उसके बेशुमार लड़कों के साथ अफेयर्स रहे हैं और हैं भी इतने जिनकी गिनती मुश्किल है। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, कभी भी नहीं चाहूंगी कि तुम ऐसी लड़की से शादी करो। मैंने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी थी। मुझे यही सही लगा था कि मैं नगमा के किरदार को सवाल बनाकर रख दूं, ताकि वकास उसका ख्याल भी जहन से निकाल दे। मगर मुझे झटका ही तो लगा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जवाब में वो मुझे यूं कहेगा। मैं कुछ भी मान सकता हूँ, मगर ये नहीं कि नगमा किरदार की हल्की है। तुम्हें लोगों की पहचान नहीं है हुमा। तुम इतने बरसों में उसे नहीं पहचान सकी जितना मैं 1 साल में जान गया हूँ। मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं कर सकता। कतियत से कहता वो उठकर चला गया और मैं उसे देखती रह गई। वो मेरा बचपन का दोस्त था, लेकिन मुझे झूठा कहकर मेरी बात का यकीन न करते हुए चला गया था। उफ, उससे बड़ी जलालत और क्या होगी कि नगमा के मुकाबले में उसे मेरा वजूद नाकाबिले यकीन लगा था। मेरे अंदर आग से लग चुकी थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि नगमा को दुनिया के नक्शे से गायब कर देती। शाम को घर गई तो ताई घर पर नहीं थी। मुलाजमा से पूछने पर पता चला कि ताई और ताया नगमा का रिश्ता मांगने गए हैं। माहिन और सादिया मेरे पास आई और मुझ पर यूं हंसती रही थी जैसे मैं उन पर हंसी थी। वो दोनों तक जानती थी कि मैं वकास को पसंद करती हूँ। तो फिर ये कैसे हो सकता था कि वकास न समझ पाया हो। मेरा दिल अंगारों पर जलने लगा था। मैं ताई के लिए इतनी नफरत महसूस करने लगी कि बरसों बाद फिर मुझे लगा कि एक ऐसा इंसान है जिसे मजीद नहीं जीना चाहिए, और वो ताई थी। मैं उन्हें मजीद जीता हुआ नहीं देख सकती थी, क्योंकि सब कुछ उनके हाथ में था। वो चाहती तो वकास को मेरा कर सकती थी। वकास उनकी कोई बात नहीं टालता था, लेकिन उन्होंने मेरा दिल वीरान करना ज्यादा जरूरी समझा, और अब मैं उनका मर जाना ज्यादा जरूरी समझती थी। ताई वापस आई तो बहुत खुश थी। नगमा और वकास की बात तय कराई थी। नगमा लोग तो जैसे मुंतजिर बैठे थे, फौरन ही हाँ कर दी। 2 दिन बाद मंगनी की तारीख भी दे दी गई थी। मैंने खुद को बुटीक में मसरूफ कर लिया था। मैं यह क़यामत ख़ेज़ मंजर नहीं देख सकती थी जब मेरा वकास किसी और का हो जाता, लेकिन मुझे फिर भी उसकी मंगनी में शिरकत करनी ही थी, क्योंकि जो मैंने सोचा था मुझे वो करना था। मेरे दिल पर जो क़यामत ताई की वजह से आई थी, वो क़यामत मैं उनके बेटी की खुशियों में लाना चाहती थी। तैयार शैयार होकर मैं मुस्कुराकर यूं मंगनी में फिरती रही थी जैसे सबसे ज्यादा खुश मैं ही हूं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। ताई जब फूलों की थाली लाने के लिए तीसरी मंजिल पर गई तो मैं चुपके से उनके पीछे ही चली गई थी। वो मुंडेर पर खड़ी थी। जब पलटी तो मुझे सामने खड़ा देखकर मुस्कुराई, लेकिन मेरी आंखों की दास्तान पढ़कर वो साकत रह गई थी। अगले ही पल वहां कयामत टूट पड़ी थी, ऐसी कयामत जिसके बारे में किसी ने सोचा तक भी नहीं था। और मैं बज़ाहिर आंसू बहाते हुए दिल में बहुत खुश थी। ताई की वो बेयकीन निगाहें मुझे बहुत सुकून दे रही थी जब मैंने उन्हें धक्का दिया था, और वो हैरत ज़दा थी। उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। वो डिजर्व करती थी। मेरी खुशियों को मारा था उन्होंने, फिर कैसे जिंदा रहती। ताई को दफना दिया गया तब मुझे पता चला कि ताई वाकई मेरे लिए कितनी ज़रूरी थी। उनको याद करके उस रात में तड़प कर रोई थी। दादा के मरने के उतने अरसे बाद भी मुझे अफसोस नहीं था, लेकिन ताई के मरते ही मुझे गिल्ट और ताई की जुदाई खाने लगी थी। मगर वकास से जुदाई मुझे मंजूर नहीं थी।
वकास और मेरी राह में जो आता उसे जाना ही था। ताई की मौत पर लोगों ने नगमा को मनहूस कहना शुरू कर दिया था। वकास के कानों में भी फुप्पो यही बात डाल रही थी, मगर वो तो मोहब्बत में अंधा हो चुका था। नगमा के खिलाफ कुछ सुन लेता, ऐसा हो ही नहीं सकता था। ताई की मौत के बाद भी वकास के दिल से नगमा की मोहब्बत ना गई, तो मैंने कुछ और करने का सोचा, कुछ ऐसा जिससे वकास दोबारा कभी नगमा की शक्ल न देखना चाहता। वकास ने मेरी बातों का यकीन तो नहीं किया था, लेकिन अगर वो खुद नगमा को किसी के साथ रंगे हाथों पकड़ लेता तो जरूर यकीन करता, बल्कि एक सेकंड न लगाता नगमा को छोड़ देने में। वकास ताई के जाने के बाद बहुत गम में था। उसका गम बांटने के बहाने मैं उसके कानों में बातें डाल रही थी, लेकिन वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रहा था। मुझे अब अमली तौर पर कुछ करना था। ताई के गम से जरा बाहर आए तो मैंने अपने प्लान को अमली जामा पहनाने का सोचा। मैंने अपना रवैया नगमा के साथ भी बेहतर कर लिया था। मैं दोस्त बनकर वार करने वाली थी ताकि तकलीफ ज्यादा हो। उस दिन मैंने अपने एक दूर के कजन को, जो नगमा लोगों का रिश्तेदार भी लगता था, अपने घर पर बुला लिया। गरीब इंसान था वो। मैंने चंद पैसे दिए तो तोते की तरह वही बोलने लगा था जो मैंने समझाया, और करना भी उसने वही था जो मैं उसे समझा चुकी थी। फुप्पो अपनी बेटियों के साथ कहीं गई हुई थी। ताया ज्यादातर वक्त ऑफिस में ही गुजारते थे और वकास असर के वक्त वापस आ जाता था। मैं अपने ऑफिस में थी जब नगमा मेरे पास आई और उसका ऑर्डर पूछने लगी जो आज डिलीवरी करवाना था, कि वो सूट मेरे घर पर पड़ा है, मुझे कुछ मीटिंग्स में जाना है तो वो घर जाकर ले आए। वो घर के लिए निकल गई तो मैंने फोन करके अपने उस कजन को भी सब समझा दिया था। मेज पर पांव पसारे बैठी मैं घड़ी को देख रही थी। वक्त रफ्ता रफ्ता बीत रहा था और मेरी मंजिल करीब आती जा रही थी। घड़ी ने 5 बजाए तो मैं ताली मारकर मुस्कुरा दी थी। जो मैं चाहती थी मुझे पता था कि वो हो चुका होगा। मैं उठी और अपना बैग उठाकर घर पहुंची, जहां कयामत आकर गुजर चुकी थी, लेकिन उसके असरात रहते थे। नगमा फर्श पर साकत सी बैठी थी और वकास अपना सर पकड़े कुर्सी पर बैठा था। मेरे प्लान में शामिल मेरे कजन के माथे पर चोटें थी, जो मुझे पता है जब ही आई होंगी जब वकास ने उसे मारा होगा। मैंने उसकी तरफ देखा तो मुस्कुराकर उसने विक्ट्री का निशान बनाया। मैं समझ गई कि काम पूरा हो चुका है और अब आगे का काम मुझे करना था। शायान, तुम यहाँ मेरे घर पर क्या कर रहे हो? और नगमा, तुम क्यों रो रही हो बैठी हुई? क्या शायान ने फिर से धोखा दिया है तुम्हें? तुम दोनों के दरमियान तो सब कुछ ठीक हो गया था ना? मेरी अदाकारी पर वो फटी फटी आंखों से मुझे देखती रही थी और वकास ने भी सर उठाकर मुझे देखा। वो मुझसे पूछ रहा था, हाँ मैं जानती हूँ, हमारा दूर पार का कजन है और नगमा से मिलने अक्सर बुटीक आता रहता है। तुमने बताया नहीं नगमा? मैंने मासूमियत की हद कर दी थी। तुम्हें तो पता था, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं दिखाया मुझे इसका असल चेहरा? जिससे मैं इतनी मोहब्बत कर रहा हूँ वो मुझे चीट कर रही है। मुझे कंधों से झिझोड़ता वो चीखा तो मैं सहम गई थी, बल्कि मैंने सहमने की अदाकारी की थी। मैंने तुम्हें बताया था, तुमने ही मेरी बात का यकीन नहीं किया तो मैं क्या कर सकती थी फिर? मुझे छोड़कर वो वापस बैठ गया। उसकी आंखों में नमी थी। यकीनन उसका दिल बुरी तरह से टूटा था। उसने वहीं खड़े खड़े नगमा के हाथ से मंगनी की अंगूठी निकाल ली थी और हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से भी निकाल दिया था। मुझे लगा था कि नगमा रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, मगर वो उठी और मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहने लगी, तुमने मेरे साथ जो किया उसका बदला मेरा रब तुमसे लेगा हुमा। मकफात अमल अटल होता है और जब तुम्हारे साथ होगा तो तुम्हें वो सब गुनाह याद आएंगे जो तुमने किए। एक इंसान को पाने के लिए तुम इतना गिर गई कि इंसान भी नहीं रही। मैं अपना मामला खुदा पर छोड़कर जा रही हूँ, वो तुम्हारे साथ खुद निपट लेगा। सरगोशियाना अंदाज में मुझे वो कहती जा चुकी थी, लेकिन मैं हैरत का बुत बने खड़ी रही थी। एक लम्हे के लिए तो उसकी बातों से मैं घबरा गई, लेकिन फिर मुस्कुरा दी। मुझे ऐसी बद्दुआओं से फर्क नहीं पड़ता था। मैंने वकास को हौसला देना चाहा तो मेरा हाथ पकड़कर वो रो दिया था। शाम तक नगमा के पकड़े जाने की बात हर जगह फैल गई थी। वो बदनाम होकर रह गई थी और मेरा वकास मेरा हो गया था। ताया ने वकास को सब भूल कर आगे बढ़ने का कहा और मुझसे शादी करने का कहा। वकास भी मान गया था। शायद वो जान गया था कि दुनिया में सिर्फ एक मैं ही हूं जो उससे खालिस मोहब्बत करती है और कभी धोखा नहीं देगी। मुझे किस्मत ने हमेशा खाली हाथ रखना चाहा था, लेकिन मैंने अपने लिए जिंदगी और खुशियां किस्मत से लड़कर खुद हासिल कर ली थी। मैंने जो चाहा वो पा लिया था। नगमा से पहले ही कोई शादी नहीं करने वाला था और बदनाम होने के बाद तो उसे कोई पूछने वाला भी नहीं था। और यहाँ मेरी शादी वकास से तय हो गई थी। हमारा निकाह हुआ तो मुझे लगा कि दुनिया की सारी खुशियां मुझे मिल गई हैं। उसकी दुल्हन बनी मैं उसका इंतजार करती। बहुत खुश थी और वो खुश नहीं मगर मुतमईन था। मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और बीवी बनी तो उसे लगा कि जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। शादी की उस रात वकास की कुर्बतों में
مجھے زندگی کی خوبصورتی سمجھ آئی تھی۔ نہ جانے کتنے برس میں نے اس دن کا انتظار کیا تھا۔ میں وقاص کے ساتھ بہت خوش تھی، اتنی خوش کہ میں بھول چکی تھی کہ میں ماضی میں کیا کیا کر کے آئی ہوں۔ میں اپنے ماضی کو بھول چکی تھی، لیکن میرا ماضی مجھے نہیں بھولا تھا۔ ابھی شادی کو 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ کچھ ایسا ہوا جس نے دنیا ہلا کر رکھ دی تھی۔ نغمہ نے کہا تھا کہ میرے ہر گناہ کا بدلہ قدرت مجھ سے دنیا میں ہی لے گی، اور میں نہیں جانتی تھی کہ نغمہ کی کہی ہر بات سچ ہو جائے گی اور قدرت اتنا بھیانک بدلہ لے گی مجھ سے۔ شادی کے 1 مہینے بعد میرے جسم پر لال دھبے بننا شروع ہو گئے، جو ایک دم اتنے بڑھ گئے کہ میں شیشے میں خود کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ وقاص بھی میری حالت دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو چکا تھا۔ مجھے فوراً سے ہسپتال منتقل کیا، لیکن تب تک میرے دانے زخم بن چکے تھے، اور یہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی تھی کہ میرے زخموں میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ صرف 3 ہفتے کے اندر اندر میرے ساتھ کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے جب مجھے بتایا کہ مجھے کوڑ ہے تو میں سکتے میں آ گئی تھی۔ میرے کانوں میں نغمہ کی وہ الفاظ گردش کرنے لگے جب اس نے کہا تھا کہ قدرت مجھ سے بدلہ لے گی، اور قدرت نے مجھ سے بدلہ لے لیا تھا۔ میں نے اپنے سگوں کی جان لی تھی، خدا مجھے کیسے بخشنے والا تھا۔ میں نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر دیے تھے۔ میں نے ایک پاک دامن لڑکی پر الزام لگایا تو قدرت نے میری کایا پلٹ دی تھی۔ اپنی حالت دیکھ کر میں پل پل مر رہی تھی، اور احساس جرم مجھے اندر سے کھا رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے مجھے لا علاج کر کے ڈسچارج کر دیا تو میں گھر آ گئی، جس گھر کو پانے کے لیے، جس بزنس کو کھڑا کرنے کے لیے، جس وقاص کے لیے میں نے اتنے گناہ کیے، وہ آج میرے کسی کام کے نہیں تھے۔ میرے گناہوں کی معافی ممکن ہی نہیں تھی، ورنہ ایسی بیماری مجھے نہ لگتی۔ جب احساس گناہ بڑھ گیا تو میں نے تایا اور وقاص کو سب کچھ بتا دیا تھا، بچپن سے لے کر اب تک کی ہر بات، ہر کہانی، وہ سب جو مجھ پر گزرا۔ تو میں معصوم بچی سے ولن بن گئی، اور اپنی خوشی کے لیے میں نے سب کیا۔ 2 لوگوں کی جانیں لی، نغمہ پر الزام لگایا، میں نے اتنا کچھ کر دیا، اور احساس تب ہوا جب میں خود موت کے منہ میں پہنچی۔ وقاص تو حیرت سے مجھے دیکھتا رہا، اور پھر نفرت سے منہ موڑ لیا تھا۔ سب نے نفرت سے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا۔ اس عالیشان گھر کے ایک اندھیرے کمرے میں پڑی میں اکیلی سسک رہی تھی۔ میرے کرموں نے مجھے اکیلا کر دیا تھا، اور باہر شہنائی کی آواز گونج رہی تھی۔ وقاص نے اپنی محبت کو پا لیا تھا۔ اس نے نغمہ سے معافی مانگ کر شادی کر لی تھی۔ خالی ہاتھ میں ہی رہی تھی، کیونکہ میں نے اپنی قسمت سے زیادہ پانے کی کوشش میں قدرت کے بنائے قوانین کو توڑا تھا۔ میں نے گناہ کیے تھے، کبیرہ گناہ، جن کی سزا موت آنے تک مجھے بھگتنی تھی، پل پل اور ہر پل۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔